हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई बोर्ड 2025 के एमसीक्यूज, जो कि है पेपर कोड नंबर 1 के सेट 1 में से। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 6x + k सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज -2/3। इसका मतलब ये क्वेश्चन किस पे है? सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज पर। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज पर ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हमें पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल से हम निकाल लेते हैं सबसे पहले सम ऑफ द जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा हो गया -6/3 और 6/3 हमें देगा -2। अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो वो होगा हमारा c/a। c/a हमारे पास हो गया k/3। ठीक है ना, अब ये दोनों वैल्यूज लाओ और ला करके सब्सटीट्यूट करो रिलेशन के अंदर। ठीक है ना, दोनों वैल्यूज लाते हैं और रिलेशन में पुट करते हैं। तो रिलेशन है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज -2/3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास k/3 है, और ये है हमारे पास -2/3। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करें बेटा तो k/3 लेफ्ट साइड पे रहा हमारे पास, -2/3 + 2 हो गया, तो k/3 एलसीएम हो गया बेटा 3, 6 - 2 4/3, 3 राइट पर गया, 3 और 3 हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर क्या आ गया? k = 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, इफ x इज इक्वल टू ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 1 and y is equal to 2 is a solution of pair of equation 2x minus 3y plus a is equal to 0 and 2x plus 3y minus b is equal to 0, then what is the relation between a and b? ठीक है, तो अगर x और y सॉल्यूशंस हैं तो इसका मतलब है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। x और y अगर सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x minus 3y प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो x है 1, y है 2, सब्सटीट्यूट कर देते हैं बेटा। x की जगह हमने 1 डाल दिया, -3 y की जगह 2 डाल दिया, प्लस a इज इक्वल टू 0, यानी 2 - 6 प्लस a इज इक्वल टू 0, -4 प्लस a इज इक्वल टू 0, a आ गया 4। इसमें बहुत सारे स्टेप्स आप जल्दी सॉल्व करने के लिए स्किप भी कर सकते हो, ये समझाने के लिए मैं सारे के सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि आप सारे लिखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करते हैं बेटा। ऑल्सो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये हो गया 2 × 1 प्लस 3 × 2 माइनस b इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास 2 + 6, b को राइट में ले जाते हैं, b कितना आ गया बेटा 8। तो a और b में अगर रिलेशन देखो तो b इज 2 टाइम्स ऑफ a, बिकॉज a इज 4, तो b इज 2 टाइम्स ऑफ a, यानी ऑप्शन नंबर b इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p -4 5 और q 4 6 लाइज ऑन, कह रहा है x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है, ओरिजिन पर है, नीदर ऑन x एक्सिस नॉर ऑन y एक्सिस। ये तभी निकलेगा जब हम पॉइंट्स को निकालेंगे। तो ये हमारे पास p हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया -4 5, और q हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया 4 6। ठीक है ना, वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि मिड पॉइंट क्या होता है। अगर हम मिड पॉइंट की बात करें तो x1 + x2, यानी -4 + 4 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, तो 4 - 4 0/2 0 हो गया, ये आ गया हमारा 11/2। अगर बेटा x कोऑर्डिनेट 0 है और y की वैल्यू है तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ पर आएगा? y एक्सिस पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
कह रहा है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 7 + 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू, कह रहा थीटा की वैल्यू बता दो। तो हमें पता है भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन थीटा को लेफ्ट में ही रखना है, बाकी सारे नंबर राइट पे ले जाओ। 9 - 7 हो गया, साइन थीटा हमारे पास आ गया बच्चों 2/4, तो साइन थीटा हमारे पास आ गया 1/2। अब बताओ साइन 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पर। चलो मैं लिख देता हूँ, आप तो पेपर में डायरेक्ट कर लोगे। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ tan² थीटा -1 cos थीटा और secant थीटा इज। ठीक है, तो हम कहते हैं भाई tan² थीटा माइनस, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी होती है secant² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो हमारे पास tan² थीटा तो है, 1/cos होता है secant इंटू secant कितना बन गया, secant² थीटा। तो क्लियर कट हो गया बेटा, माइनस कॉमन ले लिया, secant² थीटा माइनस tan² थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो आंसर इज -1, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखो, कह रहा है द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज। इसका मतलब क्या है, कह रहा हमें एक सर्कल गिवन है, सर्कल के डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज में हम बना रहे हैं टेंजेंट, मतलब एक टेंजेंट यहाँ और एक टेंजेंट यहाँ, तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है ना, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, या कह सकते हो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, कोई भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो ऐसे केस में टेंजेंट्स क्या हुए, पैरेलल हुए, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पर आते हैं। कह रहा है इन अ ट्राइंगल ABC एंड DEF एंगल B इज इक्वल टू E। ठीक है, एंगल B और एंगल E बराबर हो गए। ठीक है, उसके बाद कहता है एंगल F इज इक्वल टू एंगल C और F बराबर हो गए। चलिए दो एंगल बराबर हो गए, अगर दो एंगल बराबर है तो ट्राइंगल सिमिलर तो होगी बाय AA क्राइटेरिया। अब देखते हैं कि इसमें कुछ कॉन्ग्रुएंसी के बारे में भी दिया हुआ है। तो जो ये वाला रिलेशन है, तो कॉन्ग्रुएंसी तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, AB इज 3 टाइम्स ऑफ DE। कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसी से पता चल गया कि ट्राइंगल सिमिलर तो होगी लेकिन वो कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती है। तो कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, नीदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, सिमिलर तो है, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, दो एंगल बराबर हो गए। अब साइड्स अगर इक्वल होती तो हम सोचते कि भाई ए ऐसे लगेगा या AAS लगेगा कॉन्ग्रुएंसी के लिए, लेकिन साइड्स में क्या रिलेशन है, AB इज 3 टाइम्स ऑफ DE, यानी DE स्मॉलर है AB से। क्लियर है ना, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या हुआ, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है -1/n और -1/8 इज इक्वल टू 0 देन n इज इक्वल टू। ये कह रहा है भाई n क्या होना चाहिए, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी नेगेटिव इंटीजर, एनी ऑड नंबर, एनी इवन नंबर। चलो सॉल्व करते हैं। तो अब मैं इसको तो सॉल्व नहीं कर सकता -1/n, क्योंकि ये डिपेंड करेगा इवन है या ऑड है। ठीक है ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। -1/8 क्योंकि पावर इवन है तो इसलिए 1 पॉजिटिव हो गया, 0। -1/n कितना हो गया, -1। अब अगर -1 की पावर इवन हो जाए n, तब ये क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर ये ऑड हो जाए ये तभी -1 हो सकता है, इसलिए n क्या हो गया, एनी ऑड नंबर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पर आते हैं बच्चों। कह रहा है 2 पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज देखो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो ये हो गया, दोनों का एक जीरो ये हो गया, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस को काट रहे तो जीरोस तो वहीं देखने पड़ेंगे। तो दोनों कहाँ, दो अलग अलग जगह एक्स एक्सिस को काट रहे हैं, तो यानी यहीं पर दो डिफरेंट जीरोज हैं। तो कितने दो जीरोज डिफरेंट हो सकते हैं, देयर आर 2 डिफरेंट जीरोज। ठीक है ना, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, वो दोनों पॉलिनोमियल में वो दोनों कॉमन हैं बट जीरोज डिफरेंट हैं। ठीक है ना, अगर दोनों पॉलिनोमियल में ये पूछा जाए कि कितने कॉमन जीरोज हैं, तब भी यहाँ पर कॉमन जीरोज 2 हैं। ठीक है, और डिफरेंट है तो वो भी
डिफरेंट दो जीरोज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है इफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, यानी हमें सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स गिवन है, देन इट्स सेकंड टर्म इज, यानी हमें sm दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, यानी 2m² प्लस 3m दे रखा है। हमें ये पता है कि s1 का मतलब क्या होता है a1 और s2 का मतलब होता है a1 प्लस a2, द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। अगर बच्चों s2 में से s1 को मैं कर दूं माइनस, तो मेरे पास बचेगा a2, सही है ना, करेक्ट। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि s2 का मतलब हो गया a1 प्लस a2 माइनस s1 हो गया a1, कैंसिल आउट, आंसर आ गया a2। अब s2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, m की जगह 2 डाल दो, तो कितना हो गया 2 इंटू 2² और प्लस 3 इंटू 2। अब निकाल लो जी s1 की वैल्यू, माइनस s1, s1 कितना हो गया 2 इंटू 1² प्लस 3 इंटू 1। अगर मैं सॉल्व करूं तो आंसर कितना बन गया 4 इंटू 2 8, 3 2 6 माइनस क्या बना बच्चों 2 और 3, यानी हमारा आंसर बन गया 8 और 6 14, 3 और 2 5, 14 माइनस 5 आंसर हो गया 9, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। क्लियर हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पर चलते हैं। अगला क्या कह रहा है जी, मॉड मीन ऑफ द डेटा आर 15x एंड 18x रिस्पेक्टिवली, देन द मीडियन ऑफ द डेटा। हम ये जानते हैं कि मीन मीडियन मॉड में क्या रिलेशन होता है, ट्राइस ऑफ मीडियन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीन प्लस मॉड, ठीक है ना। इस रिलेशन पे क्वेश्चन पक्का आता ही आता है पेपर में। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, मीडियन की, तो थ्राइस ऑफ मीडियन एज इट इज ट्वाइस ऑफ मीन, मीन हमारे पास कितना है, मीन है 18x, यहां रख दो, और प्लस मॉड हमारे पास कितना है, मॉड है हमारे पास 15x। दिस इंप्लाइज प्राइस ऑफ मीडियन इज इक्वल टू 36x प्लस 15x। प्राइस ऑफ मीडियन 36 और 15 51x, 3 से बच्चों इसको कट कर दोगे कितना आ जाएगा 17, यानी मीडियन हमारा आ गया 17x। मीडियन कितना आ गया 17x, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 12th क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ रेड फेस कार्ड। अगर हम फेस कार्ड की बात करें तो टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, जिसमें से 6 रेड हैं और 6 कार्ड क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। इसने कहा एक कार्ड निकाला गया, इसका मतलब 52 में से कोई एक कार्ड निकाला गया, बीइंग अ रेड फेस कार्ड, यानी 6/52 है ना, 2 3 6, 2 26 52, यानी 3/26, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन इसका हुआ, ठीक है ना। आसान है क्वेश्चन 2025, ठीक है। कोड नंबर 1 सेट नंबर 1, ठीक है ना, हम ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे। अभी हम कोड नंबर 1 सेट नंबर 1 कर रहे हैं, फिर कोड नंबर 2 सेट नंबर 2 करेंगे, ठीक है। तो हर एक साल जो है हमारे पास 4 या 5 कोड आते हैं, तो हमें सारे के सारे कोड का सेट 1 हम करेंगे, ठीक है ना। और बाकी के जितने कोड रहेंगे, मतलब हर एक पेपर में 5 कोड और हर एक कोड के 3 सेट होते हैं। तो पहले हम सारे के सारे फर्स्ट सेट करेंगे, MCQs पहले हम सारे कंप्लीट करेंगे, और जो बाकी के कोड्स हैं जैसे सेकंड थर्ड, बाकी के सेट हैं सॉरी सेकंड थर्ड, ठीक है, तो उसमें क्या होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मतलब रिपीट भी होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, जो डिफरेंट होंगे सिर्फ हम उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उनका हम एक अलग से क्लास लेंगे, वो सारे के सारे एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंप्लीट, ठीक है ना। तो अभी हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5, ठीक है। अब जैसे √3 की वैल्यू याद है तो ठीक है,
नहीं याद है तो हम क्या कर लेंगे, √3 की वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट याद रखो कि √3 के लेफ्ट साइड या राइट साइड में एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो, तो 4 है सबसे नियरेस्ट, तो 3 को लिख लिया 4 - 1। अब क्या करना है बेटा, इसको लिखना है √4 -1/2, ये -1/2 √4 कर लो, यानी √4 हमारे पास 2 हो गया, 4 का √2 हो गया यानी 1/4 हो गया, 2 - 0.10 हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 2 0 हो गया, 4 5 ज़ा 20, तो इसको माइनस कर लेते हैं, अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, 10 आउट ऑफ 5 5, 9 आउट ऑफ 2 7, 1.7, वैसे 1.732 समथिंग होता है, बट 1.75 निकल गया ना, 4 2 ज़ा 8, 2 0, 2 5 ज़ा 10, चलो चलेगा, ठीक है ना। इसके बाद अब √5 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। √5 को आप लिख सकते हो √4 + 1, तो √4 क्या हो गया, √4 + 1/2 √4, तो ये हमारे पास आ गया 2 + 0.25 कर लेते हैं, तो आ गया 2.25 अप्रॉक्स, ये शॉर्टकट है रूट निकालने का, ठीक है ना। अब इनके बीच में वैल्यू चाहिए, किसके बीच में, 1.75 से 2.25, ठीक है ना। अब पहली वैल्यू देखूं तो 1.4, ये तो पॉसिबल नहीं है, दूसरी वैल्यू 2.32, ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि मैक्सिमम 2.25 है, ठीक है। पाई जो है बेटा 3.14 अप्रॉक्स होती है, अप टू सो ऑन, ये काट दो, तो इसका मतलब 1.8, हाँ जी 1.75 से बड़ा है, 2.25 से छोटा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए रूट निकालने का मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया, ठीक है ना, उसे यूज करिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, कह रहा है इफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज एन एरिया, 40 पाई यूनिट्स एंड सेंट्रल एंगल इज 72 डिग्री, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है 3θ/360 डिग्री इंटू πr²। अब मुझे एरिया गिवन है, एरिया हमारा कितना है 40 पाई, थीटा हमें कितना गिवन है 72 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, ऐसे ही रहने दो, इंटू r², ठीक है। तो सॉल्व करते हैं बेटा, 72 को कट करूं तो 12 6 ज़ा 72 और 12 3 ज़ा 36, ठीक है ना, डिग्री हट गया, 6 5 ज़ा 30 कर लो, 1/5, पाई से पाई हटा दो, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो r² कितना हो गया 200, व्हाट इज r, √200। अब 200 का मतलब हो गया 100 का √10 हो गया और √2 अंदर ही रह गया, तो 10 √2 यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स लिखा है, सेंटीमीटर मैंने लिख दिया, सॉरी, √2 यूनिट्स, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं होता है, थोड़ा ध्यान लगाओ तो बड़े आराम से, 10th क्लास कोई मुश्किल क्लास नहीं, ठीक है ना, बड़े आराम से सारे के सारे MCQs हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है बेटा इन द फिगर गिवन PA इज टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O इफ एंगल POB इज 115 डिग्री, ठीक है, देन एंगल APO इज, हमें चाहिए APO, ये वाला एंगल चाहिए। अगर देखो बेटा तो रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये 90 हो गया। अब हम यहां पर लगा लेते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी एंगल A प्लस एंगल P इज इक्वल टू 115 डिग्री, ठीक है ना, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल APO। तो एंगल A हमें 90 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल P 115 डिग्री, तो एंगल P की वैल्यू आ गई 115 माइनस 90, तो कितना आ गया हमारे पास 5 और ये हो गया 2, 25 डिग्री, तो एंगल P कितना हो गया 25 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन निकला, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, it is attached to a string inclined at an angle of 30 degree to the horizontal, the length of the string is, देखिए बेटा कह रहा kite is flying at a height of 150 मीटर, ठीक है जी, 150 मीटर की हाइट पर काइट उड़ रही है, ठीक है,
ऐसे कुछ समझा देता हूँ, ठीक है, वैसे तो कर लोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और स्ट्रिंग जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, यानी मुझे ये x फाइंड आउट करना है, तो सीधा आपने लेना है परपेंडिकुलर, यानी 150 अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना बन गया बच्चों, साइन 30 डिग्री। 150 अपॉन x साइन 30 कितना होता है, 1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 300 मीटर। कितना हो गया, 300 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है a piece of wire is 20 centimeter long, a piece of wire is 20 centimeter long, is bent into the form of an arc of a circle of radius this one, ठीक है ना। 20 सेंटीमीटर की वायर है, उसको मोड़ करके हमने एक सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क बना दी, जिसकी रेडियस कितनी है, 60 पाई। थोड़ा इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये मान लो हमारे पास सर्कल हो गया, इसका ये सेंटर हो गया, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो हमें दे रखी है 60 अपॉन पाई। इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क है बेटा, इसी वायर से लेंथ ऑफ आर्क बनी है, तो लेंथ ऑफ आर्क हो गई 20 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है ये सेंट्रल एंगल। यानी सिंपल सी बात है कि भाई लेंथ ऑफ आर्क होती है L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू हो गई 20, ठीक है। थीटा मुझे निकालना है 360 डिग्री, 2 इंटू पाई, पाई हमारा पाई ही है, और रेडियस हमारा है 60 अपॉन पाई। रेडियस कितना है, 60 अपॉन पाई। तो देखो पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया, 6 6 36 हो गया, यानी ये 6 डिग्री आ गया। ये हो गया बच्चों 2 3 6, ये 3 डिग्री हो गया, यानी 20 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 3 डिग्री। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो थीटा इज इक्वल टू 20 इंटू 3 डिग्री, आंसर बन गया 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, एक अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा होगा उसको मैंने हटा दिया है, बहुत सिंपल रहा होगा। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर कर लिए इस क्लास में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कोड नंबर 2 का सेट 1, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू।